मी IT फील्डमधून असलो तरी IT चा हा भाग आहे ऑडिट, IT ऑडिट हे मतलब 2015च्या आधी मला माहित पण नव्हतं की IT ऑडिट नावाची गोष्ट असते. ठीक आहे. तुम्हाला पण कदाचित माहित नसेल. तुम्हाला फक्त प्रोग्रामिंग आणि टेस्टिंग या दोनच गोष्टी माहिती असतील. मला पण तेवढंच माहिती होतं. ठीक आहे. तर ज्यावेळी मी चालू केलं म्हणजे 2015 मध्ये की IT ऑडिट. ठीक आहे. तर मला असं वाटायचं की फक्त फायनान्सच ऑडिट होतं. तुम्हाला पण तेच वाटत असेल. ठीक आहे. ऑडिट म्हटलं की फक्त जो काही कलेक्शन येतं, ठीक आहे, कंपनीकडे त्याचंच फक्त ऑडिट होतं. बरोबर. अकाउंट्सच फक्त ऑडिट होतं. आणि हे ऑडिट कोण करतं ह्याच्यावर पण क्वेश्चन मार्क होता की आपलीच लोक करतात की बाहेरची लोक येऊन करतात ऑडिट. ठीक आहे. तर हे इन डेप्थ म्हणजे फक्त ऑडिट म्हणजे काय हे मी पहिलं फक्त सांगतो. ऑडिटची डेफिनेशन काय आहे. हे सिंपल लेमॅन टर्म डेफिनेशन आहे ऑडिटची. ऑडिट इज अन ऑफिशियल इन्स्पेक्शन ऑफ अन ऑर्गनायझेशन्स अकाउंट टिपिकली बाय अन इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक आहे. जेव्हा कधी पण मी ऑडिट बोलतो हे मी ते रेड मार्क केलंय अकाउंट आणि इंडिपेंडेंट त्याला. हे अकाउंट म्हणजे खूप डीप अर्थ आहे याचा. ठीक आहे. म्हणजे असं वरवरचा नाही. अकाउंट म्हणजे फक्त फायनान्शियल अकाउंट. हे मी इन जनरल ऑडिट बोलतोय. किती टाइप्सचे ऑडिट आहेत म्हणजे या जगामध्ये किंवा या आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये. ठीक आहे. किती टाइपचे ऑडिट करू शकतो वगैरे तो दुसरा पार्ट. ठीक आहे. इन जनरल अकाउंट्स म्हणजे हे कोणतं पण अकाउंट्स आहे. इथे मी म्हणून खालती लिहिलंय ओनली पीपल लोक काय करतात की फायनान्शियल ऑडिट म्हणजे फक्त ऑडिट असं कन्सिडर करतात. तर हे असं नाही. याच्या व्यतिरिक्त पण भरपूर ऑडिट आहे. तुम्ही जर ऐकलं पण असेल फूड ऑडिट. करेक्ट ऐकलं हे फूड ऑडिट. प्रत्येक पॅकेजच्या मागे ISO 27000 ISO स्टँडर्ड्स असतात. बरोबर. प्रत्येक पार्लेजी बिस्किट घ्या, लेस घ्या वगैरे. मेडिसिनल ऑडिट. ठीक आहे. म्हणजे प्रत्येक मेडिकलचे जे इक्विपमेंट्स असतात त्याच्यामध्ये पण ते ग्रीन डॉट असतात. म्हणजे ते व्हेज नॉन व्हेजचे वगैरे किंवा ह्याचे स्टँडर्ड्स वगैरे लिहिलेले असतात. कोणत्या स्टँडर्ड्स मधून ते मेडिसिन्स गेले. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट ब्रिजचं बिल्डिंगचं ऑडिट वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल कधी करतात. बरोबर. हे फक्त आहेत ना हे 3-4 मी टिपिकल सांगितलेले आहेत ऑडिट हे जे आपल्याला माहिती आहेत. याच्या व्यतिरिक्त पण भरपूर ऑडिट होतात. फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटलची ऑडिट्स पण होतात. ठीक आहे. मी जे याच्यामध्ये मेन्शन नव्हते केले. ठीक आहे. परत जे आपण ट्रान्झॅक्शन करतो. ठीक आहे. आता ट्रान्झॅक्शन वगैरे हा सगळा फायनान्शियल पार्ट. करेक्ट. हा. तर पेमेंट आपण आता काय करतो कार्ड फायनान्स म्हटलं की फक्त कॅश आणि करन्सी आणि लाईव्ह करन्सी आपल्याला लक्षात येते. पण आपण ट्रान्झॅक्शन तर कार्ड मार्फत पण करतो. आवाज येतोय. हो येतो. हा. कार्ड मार्फत पण करतो. तर हे कार्डचे पण ऑडिट्स वेगळे होतात. ठीक आहे. म्हणजे कार्ड ट्रान्झॅक्शन जे होतात ना त्याचे पण ऑडिट वेगळे. म्हणजे एवढ्या टाईपचे आणि एवढ्या प्रकारचे ऑडिट्स आहेत. हे तुम्हाला माहित पण नसेल. ठीक आहे. आणि हे इथे इंडिपेंडेंट बॉडी करते. वाय इंडिपेंडेंट बॉडी. एखादी आपण सपोज फॉर एन एक्झाम्पल ऑर्गनायझेशन घेतली. कोणतीही ऑर्गनायझेशन लहान ऑर्गनायझेशन घ्या किंवा मोठी ऑर्गनायझेशन घ्या. तर त्याचं ऑडिट करण्यासाठी इंडिपेंडेंट बॉडीज का लागते. कोणी रिझन सांगेल का. इट्स लाइक पार्सिंग. अगर हम किसी पहचान वाले को ही दे दे कॉन्ट्रैक्ट तो वो हमेशा अपने फेवर में ही रिपोर्ट देगा. हाँ, फेवर में ही रिजल्ट देगा. करेक्ट. ठीक है. तो यही है इंडिपेंडेंट बॉडी करती है. तो इसमें भी ऐसे भी हो सकता है ना. हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि तू उसको पैसे देके अपने फेवर में रिजल्ट कर ले. पॉसिबल है कि करप्शन का. हाँ, करप्शन ऐसे भी कर सकता है. तो ये भी अवॉइड करने के लिए क्या है ना मैं आगे बताता हूँ. ठीक है. तो ये ऑडिट मतलब एक इन जनरल लेमन टर्म है कि मतलब कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी भी चीज का है ना उसका उसने जो कुछ गोल डिफाइन किया है जो कुछ भी अचीव करने का डिसाइड किया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी ये ऑडिट के रिपोर्ट से वो मतलब एनालिसिस कर सकता है कि हम लोग जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कुछ भी मतलब इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं जो कुछ भी एम्प्लॉय लोगों को दे रहे हैं. ठीक है. हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए. ठीक है. तो ये प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. पूरा जो गाइडलाइन मतलब हम लोगों ने सेट किया है ऑर्गेनाइजेशन ने उस हिसाब से कर रहे कि नहीं स्टार्ट टू एंड. ठीक है. ये गोल है ऑडिट का इन जनरल. ठीक है. अभी कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं. ठीक है. कितने टाइप्स के अभी जैसे मैंने बताया कि अंदर वाले लोग भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लोग भी कर सकते हैं. तो हाँ कर सकते हैं. डिपेंड्स. अगर तुम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका यूज पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं होता है उस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इंटरनली होता है तो इंटरनल ऑडिट वो लोग कर सकते हैं.
लेकिन वही अगर वो पब्लिक डोमेन से जुड़ जाता है, एक कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेट्स से रोशन का कुछ तो पहले फर्म था, इट्स एन प्राइवेट फर्म, उसका लोगों के लिए ज्यादा इतना अहमियत नहीं था, लेकिन एक पर्टिकुलरली क्लासेस वगैरह उन लोगों के लिए उसका जस्ट रिलेशन था, करेक्ट, राइट। ठीक है। तो क्लास बोलेंगे ना, तो क्लास वाले लोग बोलेंगे ना कि रोशन तेरा फर्म मुझे मतलब प्रॉपर ये चाहिए, तेरे फर्म का मुझे प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, ताकि मैं तेरे तू जो कुछ भी आउटपुट दे रहा है उस पर ट्रस्ट कर सकूं, ठीक है। तो रोशन क्या करेगा, थर्ड पार्टी ऑडिट करेगा, ठीक है, दूसरे से, ठीक है, इंटरनल ऑडिट नहीं करेगा। हाँ, तो मतलब ये समझा, ये 3 टर्मिनोलॉजीज है ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। अभी लेट्स से तुम सब लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में ना इंटरनल ऑडिट भी तो होता रहेगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता रहेगा, ठीक है, करेक्ट, मतलब वेंडर लोगों को देते ऑडिट करने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हायर थर्ड पार्टी टू इवेल्युएट, ठीक है, जो कुछ भी इवेल्युएशन उनको करना है, लेट्स से कुछ भी इवेल्युएशन होता है ना, इवेल्युएशन मतलब नॉट, यहाँ पे आप लोग कंसिडर मत करो कि एक ही पर्टिकुलर इवेल्युएशन, एम्प्लॉय का एचआर का इवेल्युएशन भी हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट का भी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का भी इवेल्युएशन हो सकता है, और ऑपरेशनल टीम का भी इवेल्युएशन हो सकता है, और बिजनेस जो हेड लोग हैं उनका भी इवेल्युएशन हो सकता है, मतलब मैनेजमेंट का भी इवेल्युएशन हो सकता है, कौन सा भी इवेल्युएशन हो सकता है। तो इवेल्युएशन मतलब ये कंसिडर मत करो, ये मतलब एक ही टर्मिनोलॉजी मत कंसिडर करो, जब भी ऑडिट आप सोचते हो ना तो होलिस्टिक व्यू मतलब ये करना, ठीक है। तो थर्ड पार्टी भी करती है, ठीक है, ऑडिट, और एक्सटर्नल ऑडिट, जैसे इंटरनल ऑडिट करती है, थर्ड पार्टी ऑडिट करती है, एक्सटर्नल ऑडिट मतलब जस्ट मैं डेफिनेशन बताता हूँ, रेगुलेटरी बॉडी परफॉर्म्स द इवैल्यूएशन, रेगुलेटरी बॉडी, एग्जांपल आरबीआई। तो इसमें क्या समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है, मतलब कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट भी कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिट करने की जरूरत क्या है। समझा। इंटरनल का तो मतलब खुद की कंपनी के ही उन्होंने बनाए रहेंगे ऑडिटर्स जो ऑडिट करेंगे। थर्ड पार्टी में कैसा होगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि मेरा ऑडिट करेगा और बाकी लोगों को प्रूफ देगा कि हाँ Correct. इसका जो भी हम लोगों ने ऐसा ऐसा ऑडिट किया है और ये चीज पे इनका परफॉर्मेंस ऐसा है। और Correct. और एक्सटर्नल ऑडिट मतलब मे भी ऐसा हो सकता है जो कि गवर्निंग बॉडीज है, गवर्नमेंट के अंडर Correct. आने वाली, जो तेरा एक्चुअल ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। नॉट ओनली गवर्नमेंट बॉडी, अभी मैं बताता हूँ क्यों गवर्नमेंट बॉडी में। Okay. अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से, अभी बैंक सपोज बैंक इज अ पब्लिक डोमेन, ठीक है। बैंक क्या करती है, लोगों का पैसा उठाती है और लोगों को सेविंग करती है उनके पैसे का, और उनको वापस लोन चाहिए तो लोन भी देती है। तो इसमें ना पब्लिक डोमेन का बहुत सारा हिस्सा है। अगर वो बैंक ने कुछ घाटा किया, ठीक है, तो फिर लोगों का पैसा डूबने वाला है। और जिधर भी पब्लिक डोमेन की बात आती है ना, तो उस सब पूरा जो सिस्टम बना है ना, उसको गवर्न करने वाली कोई भी कौन सी भी चीज रहती है, कौन सी भी चीज, तो आरबीआई, बैंक को गवर्निंग करने वाली बॉडी कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई खुद ये चाहती है कि है ना, तुम लोगों ने इंटरनल ऑडिट भी करना चाहिए, थर्ड पार्टी ऑडिट भी करना चाहिए, और एक्सटर्नल ऑडिट हम लोगों के भी बंदे लोग आएंगे, क्योंकि तुम लोग बिकॉज पीपल के मतलब लोगों के लिए जितना तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो ना बैंक के हिसाब से, उतना हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोगों ने आपको अथॉरिटी दी है, लोगों के पैसे यूज करो और फिर तुम लोग ये करो, उनका पैसा दुगना करना है दुगना करो, जो कुछ भी करना है उनके पैसे के साथ कर सकते हो। तो आरबीआई खुद भी ऑडिट करती है, ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिक फॉर ऑडिट, हाँ, अभी ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है एक्सटर्नल ऑडिट। अभी लेट्स से सपोज पासपोर्ट का टीसीएस को दिया है पूरा, करेक्ट, टीसीएस को दिया है ना पासपोर्ट, मतलब जो कुछ भी पासपोर्ट बनाने का काम होगा टीसीएस को दिया, हाँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट बन के टीसीएस का ऑडिट कर सकती है, बिकॉज एट द एंड वो लोगों की पासपोर्ट्स बना रही है। तो ये एक्सटर्नल ऑडिट का ये अहमियत है इसमें। तो थोड़ा सा लिंक लग रहा है तुम लोगों को, इंटरनल ऑडिट क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है, और एक्सटर्नल ऑडिट क्यों करना पड़ रहा है। क्लियर है एकदम, ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी ये सब चीजों का आईटी जो हम लोग काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड में क्या यूज है इसका, ठीक है। मतलब ये अकाउंट्स रिलेटेड हुआ, फाइनेंस रिलेटेड हुआ, फूड रिलेटेड हुआ, मेडिसिन रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हुआ। अभी आईटी रिलेटेड क्या है, वो उसका कनेक्शन क्या है ऑडिट का, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो आईटी मतलब है ना, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब एनी फॉर्म ऑफ डेटा, एग्री, एनी फॉर्म ऑफ, और वो डेटा यहाँ पे मैंने हाईलाइट दिख रहा है आपको, हाँ, इंफॉर्मेशन डेटा इज एन इम्पोर्टेंट एसेट।
हर एक आईटी इंडस्ट्री को अपना जो कुछ भी डेटा जनरेट हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी डेटा एचआर डेटा जनरेट कर रहा है एम्प्लॉय लोगों का, पे स्लिप वगैरह बना रही है, फाइनेंशियल लोग बना रहे हैं जो कुछ भी स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, बाद में ऑपरेशनल टीम जो कुछ भी डेटा जनरेट कर रही है, कोड्स वगैरह, तुम लोग प्रोग्रामर है, कोड्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, एवरीथिंग, एवरी डेटा, एवरी रॉ डेटा आल्सो, रॉ डेटा भी, ऑल डेटा आर इज एन इम्पोर्टेंट एसेट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री को, ठीक है। Right. तो दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, तो यहाँ पे आईटी भी मतलब जो है आईटी इंडस्ट्रीज भी है, उन लोगों को भी ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? एन इवोल्यूशन ऑफ एन आईटी एसेट्स, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ एसेट का एक ही फॉर्म बताया कि डेटा, ठीक है। मेंटेनिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये CIA है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आईटी एसेट, जब भी मैं डेटा की बात करता हूँ, ठीक है, जब भी डेटा, तो डेटा की कॉन्फिडेंशियल मेंटेन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये तीनों का भी क्या है ना डेप्थ मीनिंग, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जो कुछ भी डेटा जनरेट हो रहा है, जो कुछ भी मतलब डेटा मेरे पास आ रहा है, नहीं तो बाहर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तुम लोग कोडिंग बना रहे हो, ठीक है, तुम लोग कोड बनाते हो और कोड इसको इंडिविजुअल मतलब दूसरे कंपनीज को देते हो, ठीक है। तो ये सब मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही है तुम लोगों कोडिंग की, तो यही है। तो इसका ऑपरेटिंग जो हो रहा है, ये ऑपरेटिंग कौन कौन कर रहा है तुम लोगों के केस में? तुम लोग कर रहे हो, टेस्टर कर रहा है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन, मतलब आईटी ऑडिट बोलते हो ना, तो आईटी एसेट वेदर दे आर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिव, ये हो रहा है कि नहीं, मतलब मेरा आईटी ऑडिट में कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब डेटा इज एन इम्पोर्टेंट एसेट, उसी वक्त वो एसेट जिसके थ्रू जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको वो आईटी एसेट जनरेट करो, मतलब तुम लोग लैपटॉप पे बैठते हो, डेस्कटॉप पे बैठते हो, मोबाइल पे बैठते हो, उसके लिए हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, नेटवर्क कम्युनिकेशन से, करेक्ट। थोड़ा सा लिंक लग रहा है, जो कुछ भी हम लोग इंफॉर्मेशन डेटा बोल रहे हो, क्या डेटा हार्डवेयर में जनरेट हो रहा है, वो डेटा हार्डवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट, ठीक है, और वो किधर तो स्टोर हो रहा है। तो ये सब चीजों का ऑडिट करना पड़ता है, समझा? जब भी मैं आईटी ऑडिट बोलता हूँ ना, तो ये सब चीजों का मुझे ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, तुम लोग डेटा जो कुछ भी बना रहे हो, कोडिंग वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो उसका सिक्योरिटी कैसे होगा? तो उसका मॉडल क्या है, सिक्योरिटी मॉडल क्या है? तो ये मॉडल है उसका, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीन अगर तुम लोग ब्रीच नहीं करते हो ना, योर डेटा इज सिक्योर, ठीक है। ये तीनों चीजें ब्रीच नहीं होती। मतलब लेट से रोशन कोड तो बना रहा है, रोशन कोड तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन रोशन को है ना, एक एग्जांपल लो कि रोशन कॉन्फिडेंशियली मेंटेन नहीं कर रहा है, कोड बना रहा है और दूसरी कंपनी को क्या कोड बना रहा है बता रहा है, अच्छा अच्छा, तो कॉन्फिडेंशियली नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उसका डेटा ब्रीच हो रहा है कंपनी का। लेट से रोशन कोड तो बना रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को देते वक्त उसमें कुछ तो चेंजेस कर रहा है, इंटीग्रिटी का इश्यू कर रहा है, तो भी तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं हो रहा है। और रोशन कोड बना रहा है, ठीक है, तो कोड बनाते वक्त उसको है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी इक्विपमेंट्स दिए, लैपटॉप वगैरह, वो अचानक बंद पड़ रहे हैं, सर्वर्स वगैरह अचानक बंद पड़ रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी मतलब उसको कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा है वो कोड जनरेट करने के लिए, तो भी उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा और वो ये नहीं कर पाएगा, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क दिया वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ये सब मतलब ये तीनों भी डेटा सिक्योरिटी के मॉडल्स है। अच्छा, मेरा एक सवाल था, अभी कॉन्फिडेंशियलिटी में ये आता है कि रोशन एक कंपनी का कोड दूसरे कंपनी को दे रहा है, हाँ, ठीक है, तो ये तुमको मतलब ऑडिटर्स को कैसे पता चलेगा कि रोशन कोड दे रहा हूँ? हाँ, तो वो कैसे पता चलेगा ना, म्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो ना आप। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कैसे पता चलेगा ना, लेट्स से मतलब ना फॉर एग्जांपल कैसे पता चलेगा, एक सेकेंड, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी लेट्स से ईमेल, तुम लोगों को ईमेल्स वगैरह है, हाँ, ईमेल्स वगैरह यूज करते हो, ईमेल्स का एक्सेस तुम लोगों को जीमेल पे है क्या?
जीमेल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी बैठते हो तुम लोग, जीमेल का डोमेन यूज कर पाते होगे तुम लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ब्लॉक कर दिया ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक क्योंकि करके ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि पीस ऑफ कोड बाहर ना जा सके। बराबर। ये अलग डोमेन में चला गया थोड़ा सा ये एग्जांपल, लेकिन वर्बली भी बता सकता है। ठीक है, वर्बली भी बता सकता है। इसके लिए वर्बली भी बता सकता है, इसके लिए ना मैं जस्ट मतलब डायरेक्टली इन डेप्थ जा रहा हूँ, जो कि जाना नहीं चाहिए। इसके लिए जब भी रोशन ज्वाइन होता है ना, उसके पास से एक साइन करवा के लेते हैं, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मतलब जो अच्छा। कुछ भी मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा ना, वो मैं किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो ये एज एन ऑडिटर मेरा ये चेक करने का काम है, जब भी रोशन को हायर किया ना, तभी उसके पास से एनडीए साइन करवा के लिया कि नहीं। और जब भी ईमेल का मैं जब भी ऑडिट करूंगा, तभी मैं ये चेक करूंगा कि ईमेल को जीमेल का अकाउंट, जीमेल का लॉगिन, मतलब ईमेल से वो लोग तुम लोग एम्प्लॉय लोग जीमेल के लॉगिन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो हाँ, तो ये ना, ये सब आउट ऑफ द स्कोप हो गया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आउट ऑफ द स्कोप हो गया। ये हम लोगों को जब भी ऑडिट करना पड़ता है ना, वो स्कोप मतलब डिफाइन करके ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली अभी देखो ना, प्रोग्राम के ऊपर से डायरेक्टली जीमेल पे जम मारा मैंने। तो जैसे मैंने बताया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बोलता हूँ ना मैं, हार्डवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आते हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग किधर जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग जो कुछ भी कोड बनाओगे वो सर्वर पे स्टोर होगा। उसके लिए डेटाबेस यूज करोगे तुम लोग। वो किसके थ्रू करोगे? एक आधा सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे, .NET के थ्रू करोगे। और वो डेटा ट्रांसफर कैसे करोगे, और वो कैसे आप करोगे? नेटवर्क का यूज करके, पोर्ट्स वगैरह इनेबल। ठीक है, तो ये सब तुम लोगों का इधर ही घूम रहा है सब। तो ये सब जब भी तुम लोगों का प्रोग्रामिंग का, मैं प्रोग्रामर का ऑडिट करता हूँ, मतलब तुम लोगों ने जो कोड बनाया है, तुम लोगों का डिपार्टमेंट का मैं ऑडिट करता हूँ ना, तो भी यही सब चीजें ध्यान में रख के मैं ऑडिट करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब मतलब ये सब आईटी में है ना, ये तीन ही चीजों के ऊपर है ना घूमते रहता है ऑडिट। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि इसी में सब कवर हो जाता है आईटी का। ओके। ठीक है, अभी ये कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी मतलब क्या है, जैसे इन जनरल बताता हूँ। व्हाट ऑडिटर चेक्स, इसमें मैं क्या चेक करता हूँ? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज मीटिंग ऑडिट, मतलब मैं जब भी ऑडिट करने के लिए जाता हूँ किधर भी, तो मुझे ये चेक करना है सब एस्पेक्ट। ये जनरल बता रहा हूँ, जनरल, बहुत जनरल बता रहा हूँ। इन डेप्थ में मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं आगे बताने वाला। ठीक है, एक डिवाइस लेके है ना, यहाँ पे नीचे एक डिवाइस लूंगा, फायरवॉल राउटर स्विच, वो कैसे करते हैं ना, वो बताने वाला उसको। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन हो रही है कि नहीं, कैसे, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन केप्ट प्राइवेट एंड सिक्योर। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब क्या? डेटा इज नॉट मॉडिफाइड, डिलीटेड और एडेड। तो ये रोशन भी कर सकता है, और रोशन के बेhalf में तुम लोग भी कर सकते हो, करेक्ट? तो किसी ने भी किसी का डेटे को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये भी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, अवेलेबिलिटी, सिस्टम अवेलेबल टू हुम रिक्वायर्स देम। ये तीन अगर चीजें मतलब अच्छी होती है ना, तो मतलब डेटा की सिक्योरिटी प्रॉपर होती है और प्रॉपर ऑडिट होता है आईटी ऑडिट का। ठीक है, लेट्स से हार्डवेयर मतलब तुम लोग प्रोग्रामिंग का काम करते हो, तुम लोगों को हार्डवेयर दिए जाते हैं, करेक्ट? लैपटॉप दिया जाता है, डेस्कटॉप वगैरह। तो उसका अवेलेबिलिटी मतलब क्या? वेदर वो इक्विपमेंट स्टोलन तो नहीं हुए ना तुम लोगों के पास से, तुम लोगों को दिया है, कंपनी ने लैपटॉप दिया है। ठीक है, तो लैपटॉप अगर चोरी के लिए गया, चोरी मतलब चोरी हो गया, सपोज लेट्स से तुम लोगों को लैपटॉप दिया था, तुम लोगों ने कुछ तो प्रोग्रामिंग किया उसमें, और वो लैपटॉप चोरी हो गया, तो फिर डेटा तो ब्रीच होना तय है ना, बराबर। डेटा तो ब्रीच होने वाला है। तो ये मतलब ये, तो उसके लिए क्या प्रोविजन करके रखा है, ये चेक करने का काम ऑडिटर करता है। अच्छा। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, तुम लोग जो कुछ भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हो, क्या पता तुम लोग पेन ड्राइव लगा के वो डेटा तुम लोग लैपटॉप के थ्रू तुम लोग खुद के मीडिया में ले सकते हो, ना, सीडी, डीवीडी, रोम, उसमें ले सकते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या लैपटॉप में क्या प्रोविजन करके रखा है, ये हम लोगों का काम है चेक करना, कि तुम लोगों को प्रोग्रामर को तो लैपटॉप दिया है, लेकिन तुम लोग पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर पा रहे हो। दैट इज एन बिगेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट मतलब क्या, रिस्क क्या है, ये सब इन्वायरमेंट लोगों को अवेलेबल करके दिया है ना, कंपनी ने तुम लोगों को अवेलेबल करके दिया है। वेदर कंपनी का भी गलत कुछ हो सकता है इसमें इंटेंशन, और तुम लोगों का भी इंटेंशन हो सकता है, या थर्ड पार्टी का भी इंटेंशन गलत हो सकता है। ये सब इंटेंशन मतलब एक बिगेस्ट थ्रेट है। बिगेस्ट थ्रेट मतलब उसका कुछ तो रिस्क है। ठीक है, तो वैसे मतलब तुम लोग मतलब ये सॉरी,
एक हार्डवेयर का एग्जांपल हुआ। देन सॉफ्टवेयर का मतलब अ प्रोग्राम आर डिलीटेड डिनाइंग एक्सेस टू यूजर्स। फॉर एग्जांपल अभी ये सॉफ्टवेयर का ले लो, तुम लोग जब भी प्रोग्रामिंग चालू करते हो, डॉटनेट ओपन करते हो, तुम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड मांगते हैं हाँ ना ऑर्गेनाइजेशन में जब भी जाते हो तो अगर प्रोग्रामिंग अपन तुम लोग को कोडिंग करना चालू करता है यूजर नेम और पासवर्ड, वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि तुम लोगों ने स्पेसिफिकली जो कुछ बनाया ना वो तुम लोगों की मतलब बाउंड्रीज में रहे, ठीक है, उसका यूज दूसरा कोई भी नहीं कर पाए, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर पाए और वो दूसरा डिलीट नहीं कर पाए, ठीक है। देन ये अगेन अवेलेबिलिटी का पार्ट आता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज मेड। मतलब क्या है, तुम लोगों का सॉफ्टवेयर मतलब इधर क्या आता है, इधर लाइसेंसिंग वगैरह सब आता है तुम लोगों अच्छा। को। हाँ लाइसेंसिंग वगैरह का तुम लोगों को जो कुछ भी डॉटनेट का सिस्टम अवेलेबल करके दिया ऑर्गेनाइजेशन, वो लाइसेंस कॉपी है क्या, लाइसेंस कॉपी नहीं है या नहीं ये चेक करने का हम लोगों का काम है। नहीं तो तुम लोग कोड बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो और वहाँ पे कुछ तो हैकर को पता चला तुम लोग लाइसेंस वर्जन नहीं यूज कर पा रहे और उसने कुछ तो उसका इंटेलिजेंस यूज किया और उसने तुम लोगों का सबका डेटा हैक कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये होता है या नहीं ये चेक करना है। ये सब तुम लोगों को मैं जानबूझ के ना कोडिंग की मतलब टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ, ठीक है। देन इंटीग्रिटी, अ वर्किंग प्रोग्राम इज अ मॉडिफाइड आइदर टू कॉज टू फॉल to fail during execution or to cause it to do some unintended task। मतलब क्या किया, सपोज रोशन ने कोड बना के रखा है और तेरा रोशन को पता है कि तू एक जन को पता है कि रोशन का यूजर नेम और पासवर्ड यही है सपोज लेट्स से, तो वो क्या करेगा, उसका यूजर नेम और पासवर्ड यूज करेगा और उसमें कोड में चेंज कर सकता है। तो ये ना कर पाई, इसके लिए हर एक को तुम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड दे दिए, ठीक है। वो स्निफिंग भी कर सकता है, नहीं ऐसे नहीं, तो वो स्निफिंग भी कर सकता है। ये स्निफिंग मतलब तो कोई भी बंदा स्निफिंग भी करता है ना, उसके लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी आगे मतलब हम लोगों को चेक करना पड़ता है। वो यहाँ पे अगर सपोज लेट्स से पासवर्ड स्निफिंग करता है तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट आगे किधर गया, हाँ ये जो है पासवर्ड मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सब हर एक का है ना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ना ये आगे मतलब है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टफ जाता रहेगा समझने के लिए तुम लोगों को। तो हर एक चीज को है ना कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उस पे बाउंड्रीज लगाए जाते हैं ना, वो मतलब एक टूल लेके मैं नीचे समझाने वाला हूँ, ठीक है। देन अभी जो कुछ भी डेटा फाइल्स अभिषेक मेरे पास है ना एक इंसिडेंट है, मतलब बहुत लेम एग्जांपल है बट मैं बताता हूँ। मतलब जब भी मैं कॉग्निजेंट में मैं और स्विनल एक प्रोजेक्ट में थे ना, तो एक्चुअल में हम लोग बहुत परेशान थे। तो एक बार मैं और स्विनल ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि किधर तो कोड में वो जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि कोड में हम लोग ऐसा कोड लिख देते, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट को चेक करेगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा कुछ तो चेक करेगा कि आज का डेट, ठीक है, वो मतलब 14 अप्रैल 2021 से ज्यादा होगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। याद है स्विनल अपन एक बार कर रहे थे डिस्कस, तो मतलब वो मतलब बेसिकली अगर वैसा हमने किया होता तो क्या होता पता है क्या, अचानक जब भी सॉफ्टवेयर वगैरह दे दिया क्लाइंट को, ठीक है, फिर अचानक कोई तो एक दिन वो सॉफ्टवेयर रन होना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ। तो मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये किधर इसमें फिट बैठता है क्या, मेरे को याद आ गया ये फिट बैठेगा ना इसमें, ये फिट बैठेगा ना। सी कैसे रहता है मतलब कोड तूने लिखा है, करेक्ट, कोड तूने लिखा है लेकिन वो किसके लिए लिखा था, हमारे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए लिखा था। तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि तुम लोगों को जो टास्क दिया था ना उस पे मतलब ना उस पे तुम लोगों को कुछ कॉन्सेंट लिया था क्या कि ये डेटा तुम परमानेंटली मेरे पास रहेगा ये डेटा। हाँ अगर ये कॉन्सेंट नहीं लिया रहेगा ना उसने तो फिर तुम लोगों के लिए ये कॉन्सेंट लिया रहता था ना तो तुम लोगों के लिए वो थ्रेट बन जाता था। तो वो वापस से तुम लोगों को बैकफायर आता था कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे कांड किए और तुम लोगों ने इसकी वजह से तुम लोगों ने ये रूल ब्रिच किया है, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेंट नहीं लिया रहता तो ठीक है। तो ये चेक करने के लिए ना यही चेक करने के लिए हम लोग SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट सुना रहेगा। SLA मतलब कौन सा भी कोई भी किसी को भी एग्रीमेंट मतलब सर्विस देने की ये करता है, मतलब तुम्हें उसको सर्विस देने का था, करेक्ट, तो उनको कुछ तो सर्विस दे रहा था। तो वो सर्विस ना प्रॉपरली क्या क्या गाइडलाइन से बना के देगा तू,
कितना टाइम के लिए फ्रेम के लिए बना के देगा, ये अगर रिटर्न नहीं रहेगा ना तो ये फाइंड आउट करने का हम लोगों का काम रहता है एज एन ऑडिटर। ओके, तो अगर सपोज एसएलए, अगर ऐसा है कि 3 साल का एसएलए है, हाँ, ठीक है, तो 3 और साल के मैं, बाद है ना, हाँ, मैं अगर ऐसा कोड लिखता हूँ जो कि 3 साल के बाद एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, हाँ, ये तो अगर ये तेरा एग्रीमेंट 3 साल के लिए, लेकिन तू जो कोड बनाया है उसके हाँ ऊपर कॉपीराइट्स किसका है, कंपनी का है कि तेरा है? हाँ, उसके ऊपर कंपनी कोड, जो भी कोड लिख रहे थे उस पे हाँ, हाँ, यूपीएस का मैंने, ही कॉपीराइट रहेगा, मतलब हाँ, हमारे क्लाइंट का। हाँ, अगर ये एग्रीमेंट में किधर लिखा रहेगा कि कोड पे मेरा राइट है, मतलब रोशन सोनी का राइट है, और जो कुछ भी मतलब सर्वर्स वगैरह है, जिधर भी डेटा पड़ा है, वो एप्लीकेशन है, उसका उसके ऊपर सब कंपनी का, मतलब जो तुम लोगों को जिसको देना है उसका राइट्स है, लेकिन कोड के ऊपर तुम लोगों का राइट्स है ना, तो पूरा राइट्स तुम लोगों का रहता है वो। ठीक है, तो ये कंपनी ने जब तभी मतलब ना दिमाग नहीं चलाया, कंपनी ने तभी दिमाग नहीं चलाया एसएलए में कि कोडिंग का भी तुम लोगों को ये होना चाहिए। तो ये क्या है, कंपनी का जो पहले ही उन लोगों ने टॉप हायर मैनेजमेंट ने जो कुछ भी रूल्स बनाए थे ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ी है। उन्होंने ये हाँ सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, कोडिंग और ये सब है ना चीजों पे ध्यान नहीं दिया था उन लोगों ने, इसकी वजह से फिर ये हुआ। हाँ रोशन, आई थिंक ये कोड रिव्यू में आता है ना, कि हमसे भी ऊपर वाला कोई है जो कोड रिव्यू करेगा कि हमने सही हाँ, से लिखा है। टेस्टर का भी ये आता है इसमें। ये हाँ, पर इसमें एक जन नहीं फंसता इसमें, पूरा का पूरा हाँ मैनेजमेंट फंसता है इसमें। तो हाँ ये हाँ ना मतलब आता नहीं क्वेश्चन मार्क कभी भी। सर। कोड तो कुछ रिव्यू हो नहीं रहा था, मैं ही कर रहा था थोड़ा बहुत, तो मतलब कर देना चाहिए था रे अपने को तो स्विनल ऐसा। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, हाँ रोशन? इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या अप्रोच बोलते हैं मालूम है क्या? इसको मेकर और हाँ, चेकर अप्रोच बोलते हैं हम लोगों को ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी में। मतलब मेकर और चेकर शुड नॉट बी वन पर्सन, वन इंडिविजुअल। हम्म, मेकर शुड बी डिफरेंट एंड चेकर शुड बी डिफरेंट एंड अप्रूवर शुड बी डिफरेंट। तीन पर्सन का तीनों भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट रहता है। मतलब तू ही मेकर है, तू ही चेकर है और तू ही अप्रूवर है, तो तू हाँ तो कुछ तो गहन करने ही वाला। हाँ, तो मतलब तो ये यहाँ अगर पे, तीनों को जो रोल अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर रोल सेग्रीगेट करके नहीं दिए ना, तो फिर ये टॉप मैनेजमेंट की गलती है, तुम लोगों की गलती हाँ, नहीं है। तो मतलब ऐसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में मेकर इंडिविजुअल डेवलपर नहीं रहेगा, एज अ कंपनी कॉग्निजेंट वाज मेकर और चेकर कोई और रहना चाहिए, ताकि हाँ, कुछ ब्रीच ना हो। करेक्ट, और अप्रूवर कोई और सब, होना चाहिए। समझा हाँ, तो समझा ये समझ। तीनों भी डिफरेंट है। तो ये मतलब ये ऑडिट मतलब के अंदर है ना, ये सब कंसेप्ट रहते हैं। ठीक है, अभी सपोज ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए किधर तो मुझे कम्युनिकेशन का लाइंस वगैरह, नेटवर्क वगैरह जनरेट करना पड़ेगा ना, राउटर, फायरवॉल, स्विच वगैरह, ये सब पोर्ट्स वगैरह। तो उसकी भी फिर मुझे ये करना चाहिए, उसका भी मतलब उसके थ्रू कुछ ब्रिच नहीं हो रहा है ना, ये देखना चाहिए। इसके लिए ये मैसेजिंग आर डिस्ट्रॉयड और डिलीटेड, कम्युनिकेशन लाइंस और नेटवर्क्स आर रेंडर अनअवेलेबल। ठीक है, मैसेज आर रीड, मैसेज कोई मेरा मतलब फॉर एग्जांपल रोशन सोनी जो कुछ भी कोड बना रहा है और उसके मैनेजर को भेज रहा है, तो इन बिटवीन उसका कोड कोई देख रहा तो नहीं है ना, जो कुछ भी ट्रांसफर कर रहा है ईमेल के थ्रू, नहीं तो मोबाइल के थ्रू, नहीं तो किसी के भी थ्रू, किसी भी मीडिया के थ्रू, तो ये कोई बीच में रीड नहीं कर रहा है ना, मैन इन द मिडल अटैक नहीं कर रहा है ना, तो ये उसके वजह से जिसके वजह से कॉन्फिडेंशियल ब्रीच होती है। ठीक है, तो ये भी चेक करने का काम हम लोगों का रहता है। ठीक है, बाद में इंटीग्रिटी, मैसेज आर मॉडिफाइड, मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि बीच में रोशन सोनी उसको उसके मैनेजर को भेजा है कोड, ठीक है, और बीच में से ही उस कोड में बीच में कोई तो कोड लेके चेंजेस करके उसके मैनेजर को भेज रहा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है ये सब चीजें। ठीक है, इसके लिए तो ये सब चेक करने का है। ये सब इन जनरल है, बहुत इन जनरल है। अभी ये ऑडिट मतलब ना, ये ऑडिट अभी जैसे मैंने बताया कि कौन कर सकता है। ठीक है, अभी ये नॉलेज तो है मेरे पास, तो मैं उठ के जाके ऑडिट कर सकता हूँ क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी डिपार्टमेंट का? तो ऐसे नहीं होता। तो ऑडिट के लिए ना फ्रेमवर्क रहते हैं, गाइडलाइंस रहते हैं ऑडिट के भी खुद के। तुम लोग जैसे कोड बनाते हो ना, तुम लोगों के लिए भी खुद के लिए कुछ तो गाइडलाइंस रहेंगे, करेक्ट? करेक्ट। कुछ तो गाइडलाइंस रहेंगे, तो वैसे ऑडिट के भी गाइडलाइंस। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट, तो हम लोगों को ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और कौन से इसके लिए क्या फिट होता है फ्रेमवर्क, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये पीसीआई डीएसएस तुम लोगों ने सुना है क्या? नहीं। किसी ने नहीं सुना है? नहीं नहीं। पेटीएम यूज करते हो तुम लोग? पेटीएम यूज हाँ करते हो?
हाँ, तो पेटीएम में है ना, पेटीएम में जैसे ही लॉगिन करते हो ना तुम लोगों को तो ये PCI DSS का सर्टिफिकेशन किया हुआ एक लोगो आता है। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ तुम लोगों को, वो एक बार देख लेना, ऐसे दिखता है। जैसे आपने बिस्किट के पैकेट, नहीं तो लेस के पैकेट पे कैसे दिखता है ISI मार्क पीछे, हेलमेट के पीछे दिखता है ISI मार्क। हाँ, तो वैसे हर एक मतलब ट्रांजैक्शन एप्लीकेशंस वगैरह ना, इन लोगों को ये ऑडिट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। एक सेकेंड, मैं गैलरी से भेजता हूँ ये। तो इसमें भी भेज सकता है। इसमें टीम्स में भी है। हाँ, कैसे भेज सकते हो? इमेज का ऑप्शन है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे साइड में ना, ये चैट पे क्लिक करेगा ना, शो कन्वर्सेशन, वहां पे उसमें तो इमेज डाल सकता है। चैट ठीक, जहाँ पे वो ओपन शेयर ट्रे था ना, नहीं, वो मेरे एक्चुअली मोबाइल में है। मोबाइल में मोबाइल ओके, से भी कर सकते फाइल, कैमरा फाइल, विकिपीडिया नहीं, छोड़ छोड़, बेटर मुझे ये लग रहा है अभी के लिए। व्हाट्सएप से ही भेज दे। व्हाट्सएप पे इसलिए भेजता हूँ। लॉकडाउन ग्रुप रिट्रेनिंग में बाय द वे बिलाल, वेलकम। थैंक्स। हाँ, मैंने देखो व्हाट्सएप पे भेजा है। तो जैसे ही फोन पे एप्लीकेशन यूज करता हूँ ना, तो ये दिखता है मुझे साइन। ओपन करके देखो, नीचे देखो, PCI DSS कंप्लाइंट। हाँ, स्विनल ने शेयर किया है इधर। हाँ, करेक्ट, टीम्स। ठीक है। और बाजू में देखना, जो मैंने व्हाट्सएप पे इमेज भेजा, ISO 27001 भी उन लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये क्यों है ऐसा, मतलब ये सर्टिफिकेशन क्यों कंप्लीट करनी पड़ती है पता है? जैसे मैंने बोला था कि ऊपर एक्सटर्नल ऑडिट भी करते हैं हर एक चीज का। आप स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? अभी नहीं, वापस शेयर करना पड़ेगा तेरे को। वापस शेयर करना पड़ेगा। ओपन शेयर पे, ओके फाइन। हाँ, जैसे ऊपर मैंने बताया था एक्सटर्नल बॉडीज भी करती है ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, रेगुलेटरी बॉडी परफॉर्म RBI ऑडिट। तो ये RBI का गाइडलाइन रहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन कौन सा भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसने भी ये डेवलप किया है एप्लीकेशन, तो उन्होंने ना PCI DSS कंप्लाइंट होना जरूरी है और ISO 27001 जरूरी है। PCI DSS मतलब क्या? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। मतलब पेमेंट कार्ड के रिलेटेड और ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जो कुछ भी पेमेंट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, जो कुछ भी पैसा मूव होता है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन ये करता है, उन लोगों के लिए ये जरूरी है, ठीक है, कि उन्होंने ये सर्टिफिकेशन का अप्रूवल ले, ठीक है। अच्छा। बाद में ISO 27001, ISO 27001 है ना, ये भी एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई करती है, जैसे हेलमेट के पीछे रहते हैं ISO ISI मार्क, ठीक है, वैसे हर एक पाउच के पीछे रहता है। तो उनको हर एक स्मॉल स्केल कंपनी और लार्ज स्केल कंपनी रहती है, अगर वो पब्लिक डोमेन से जुड़ जाती है ना, तो उसको ये सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, रहता है, ठीक है। समझ में? क्यों सर्टिफिकेशन करना जरूरी है, कुछ कोई बता पाएगा? क्योंकि वो पब्लिक डोमेन से जुड़ी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं है अभी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए तो काम कर रहा है वो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको ये सर्टिफिकेशन करने जरूरी है, ठीक है। मतलब ऐसा अपन लोग बोल सकते कि अभी ये जैसे ये पेमेंट का एप्लीकेशन है फोन पे, ठीक है, फिर गूगल पे आ गया, फिर पेटीएम आ गया, फिर कल उठ के मैं अपना खुद का भी ला सकता हूँ, खुद का भी ला सकता हूँ, लेकिन तू खुद का लाने के पहले ना तुझे ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ये अप्रूवल लेके RBI को दिखाना पड़ेगा। हाँ करेक्ट। तो अगर सपोज अगर ये सर्टिफिकेशन की ये सब बॉडीज वगैरह नहीं रहती, तो फिर कोई भी उठ के आ जाता कि हाँ मेरा ये एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन है, और उसमें से कोई इजीली फ्रॉड भी कर सकता है। और ये PCI DSS का तुम लोगों को बताता हूँ, PCI DSS का ऑडिट करवा के लेना इज नॉट अ जोक। इसके लिए ना 1 साल लगता है, 1 साल का ही मतलब ऑडिट करने के बाद 1 साल का ही इन लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है PCI DSS का, ठीक है। और हर एक साल को उसको ऑडिट करवा के लेना पड़ता है, ये अभी बड़ा रहेगा, उसका 2-3 साल हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सर्टिफिकेशन किया तो गया, अपना एक बार ग्रेजुएशन हो गया तो खत्म,
ऐसे नहीं, इधर हर एक साल, हर एक 3 साल के बाद उनको करना पड़ता है। ये PCI-DSS में क्या चेक होता है पता है क्या? इसमें है ना क्या चेक होता है, मतलब यूजर के मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन जाता है उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट से जाता है आरबीआई के अकाउंट में, आरबीआई के अकाउंट से जाता है दूसरे बैंक के अकाउंट में, और दूसरे बैंक के अकाउंट से जाता है तुझे जिसको देना है, रोशन सोनी को देना है तो उसके अकाउंट में। तो इतना ट्रैवल करता है ना, ये सब ट्रैवलिंग जिस मीडिया के थ्रू हो रहा है ना, उस सब मीडिया का ऑडिट होता है इसमें। ओ बाप रे। अच्छा, सब मीडिया का। और वो कैसे हो रहा है, कौन से लाइन से हो रहा है, कौन से मीडियम से हो रहा है, इनक्रिप्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक किया जाता है। कौन से सर्वर के थ्रू हो रहा है, वो सर्वर सिक्योर है कि नहीं, वो डेटाबेस सिक्योर है कि नहीं, ये सब चेक किए जाते हैं। वो सर्वर कौन यूज कर रहा है, उस सर्वर को कौन कौन हाथ लगाता है, कौन एक्सेस लेता है उस सर्वर का, ये सब इन डिटेल चेक होता है। इसका रिपोर्ट ही 300-400 पेज का बनता है। अरे बाप। ऐसे तो ये सब ये है, ठीक है। इसमें मतलब कंट्रोल्स रहते हैं, जैसे आप भी गाइडलाइंस रहते हैं तो ऑब्वियसली उन गाइडलाइंस में कुछ तो लिखा रहेगा, तो उन लोगों के 200 या 250 कुछ तो कंट्रोल्स ही है, और हर एक कंट्रोल्स के अंदर 10-10 अगेन कंट्रोल्स है, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देन वैसे हिप्पा, मतलब जैसे मैंने बोला कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जैसे खाने के लिए कुछ तो अलग सर्टिफिकेशन रहता है, खाने के जो फूड्स वगैरह रहता है इंडस्ट्री, उसके लिए अलग, मेडिसिनल के लिए अलग रहता है सर्टिफिकेट। वैसे हिप्पा जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल्स, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी सॉल्यूशंस बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उसके लिए है ना ये हिप्पा करके जो गाइडलाइन बना है, फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिस जो गाइडलाइन, मतलब ये गाइडलाइंस उन लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ में आए? तो हेल्थ और इंश्योरेंस, ये PCI-DSS का सर्टिफिकेट का कुछ मायना नहीं है इन लोगों को, हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस मतलब रिलेटेड इन इंडस्ट्रीज को। तो मतलब समझा, मतलब हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन की फ्रेमवर्क और हर एक बॉडी है। समझ में आ रहा है? वैसे GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी, ये कोई बता पाएगा, मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इससे क्या समझ में आ रहा है रोशन, मतलब जस्ट इनलेमेंट अंदाजा लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेटा। हाँ, मेरा कोई ये ज्ञान स्कूल का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो हाँ। स्टूडेंट जब भी उसमें आ रहा है तो मैं उसका Correct. यूजर नेम लेता हूँ, उसका डेट ऑफ Correct. बर्थ वगैरह, Correct. उसका आधार कार्ड है ना, तो हाँ, वो मैं ठीक किधर। है, बराबर है, राइट है। अभी एक एग्जांपल, तुम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसका कॉपी जब भी सिम कार्ड लेते हो तब देते हो, करेक्ट? सिम कार्ड जब भी चाहिए तभी, वो जो तुम लोगों का डेटा लेके अगर वो कुछ फ्रॉड कर, मतलब फ्रॉड भी कर सकता है, करेक्ट? करेक्ट। हाँ, तो वो ना हो ना, इसके लिए उनको GDPR जनरल डेटा, मतलब पब्लिक से तुम लोग जो कुछ भी जनरल डेटा मांग रहे हो, ठीक है, जनरल डेटा मांग रहे हो, उसका बर्थ डेट मांग रहे हो, उसका हाइट मांग रहे हो, वेट मांग रहे हो, उसका ये मांग रहे हो, जो कुछ भी इन डिटेल, पर्सनल डिटेल, PII बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, PII, जो कुछ भी मांग रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो रीजन के लिए तुम लोगों ने मांगे है ना, उसी रीजन के लिए तुम लोगों को यूज करना है। अगर उसके अलावा तुम लोग यूज करते हो तो और ये यूजर को पता चलता है तो यूजर कैन मतलब तुम लोगों को चार्ज करके पेनल्टी मांग सकता है कोर्ट में जाके। अरे बाप रे। तो ये GDPR ये अभी तक इंडिया में नहीं आया है। ये जो लॉ है ना, ये जो गाइडलाइंस है, ये इंडिया में अभी तक आए, ठीक है। ये यूरोपियन कंट्री में अभी तक घूम रहा है, और उस कंट्री में ना, मतलब एक जस्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ, अगर उन लोगों के मतलब ना, उन लोगों के मतलब सपोज एयरटेल ने यूरोपियन कंट्रीज का कौन सा भी डेटा उठाया ना, अगर उनके कॉन्सेंट के बगैर इंडिविजुअल के अगर किसी को डेटा ट्रांसफर किया ना, तो उन लोगों को बहुत बड़ी पेनल्टी मिलती है। इवन दो प्रोसेसिंग भी ध्यान में रखना। प्रोसेसिंग मतलब क्या, एयरटेल ने डेटा लिया और एयरटेल ने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑब्वियस ना, वो मोबाइल नंबर लेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन किधर तो फीड करेगा सर्वर में। वो सर्वर अगर क्लाउड पे रहेगा, दूसरे जगह पे रहेगा, तो ये ऐसे भी नहीं कर सकते वो लोग, खुद के ही कंट्रोल में रख सकते हैं वो लोग डेटा। अगर वो भी कर रहे हैं ना, तो भी उसका भी कॉन्सेंट उन लोगों को लेना पड़ता है। मतलब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए उधर। नहीं चाहिए, नहीं ले सकते हैं ना,
थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, लेकिन तुम लोग वो बताओगे यूजर को कि, और वो यूजर से साइन करवा के लोगे वो सब चीज कि हम लोग ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं और इस पे तुम लोगों का सिग्नेचर चाहिए। अगर विदाउट कॉन्सेंट अगर भेजा और बाद में पता चला ना, तो उसको बहुत ये होता है। इनफैक्ट इसमें एक लॉ ऐसा भी है कि पेरेंट्स अगर मतलब सपोज उनका बेटा 10वीं में है, एग्जांपल 10वीं में है और उसके लिए मोबाइल का सिम लेना है, तो पेरेंट्स के नाम पे ले सकता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर बच्चे के नाम से लिया तो बच्चे का कॉन्सेंट लगेगा उधर उसके, ठीक है, मतलब बच्चे के बिहाफ में पेरेंट्स कॉन्सेंट पे साइन नहीं कर सकते। इतना ख्याल रखते उधर ये सब चीजों का रेगुलेशन पे, ठीक है। तो ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, ठीक है। तो ये सब ऑडिट, ये जो आईआईटी ऑडिट में ये सब मतलब मगजमारी रहती है ये सब, ठीक है, इतना सब। तो फिर अभी इसका ना इन जनरल है ना, मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट होने के लिए चालू होती है, एक हाथ कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन ले, रोशन का ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है। रोशन के ऑर्गेनाइजेशन में लैपटॉप्स कनेक्ट करने के लिए क्या है, राउटर से, ठीक है। तुम लोगों का लैपटॉप तभी यूजफुल है जब भी तुम लोगों को इंटरनेट मिलता है, करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन रिच होने के लिए उधर से ही शुरुआत होती है, ध्यान में रखना। जब भी इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी इसमें मीडिया में, लैपटॉप में नहीं तो डेस्कटॉप में, तभी शुरुआत होती है कि ब्रीच हो सकता है, ये ध्यान में रखना। अभी एक लैपटॉप है और आइडियल पड़ा है, कुछ ब्रीचेस के चांसेस है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये, तो इसके लिए मैं मतलब ये अभी जो आज है ना, फायरवॉल, राउटर और स्विच का मतलब ये डिवाइसेस है, ये सुने रहेंगे ना तुम लोगों ने डिवाइसेस। हाँ, तो ये तो मतलब इन जनरल मैंने बताया भी है राउटर स्विच क्या काम करता है, मतलब क्या तो गैप हो जाता है, तो ठीक है। तो ये, तो इसके लिए तो फिर ये राउटर डिवाइस क्या है? डिवाइस इन योर नेटवर्क दैट गिव्स योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, एग्जांपल आईएसपी टू पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। मतलब कि राउटर का काम क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट कंसिडर करो कि मैं राउटर स्विच और फायरवॉल का आज ऑडिट करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा स्कोप डिफाइन हो चुका है कि रोशन के ऑर्गेनाइजेशन के राउटर, फायरवॉल और स्विच का मुझे ऑडिट करना है, ठीक है। सिंस रोशन की ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल है, ठीक है, रोशन को ये करके कुछ बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब भी मैं बैंक का ऑडिट करता हूँ ना, तो बैंक में एक राउटर्स कितने जनरेट होते हैं पता है? हजारों के तादाद में राउटर्स लगे रहते हैं, ठीक है। 500 के तादाद में स्विचेस रहते हैं, और फायरवॉल्स कितने रहते हैं? फायरवॉल डिवाइसेस 100-200 के मतलब काउंट उसका इन्वेंटरी रहता है। तो समझा उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये करना। मैं जस्ट तुम लोगों को रोशन के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बता रहा हूँ ये। तो राउटर का काम क्या रहता है? डिवाइस इन योर नेटवर्क दैट गिव्स यू इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब रोशन के ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी लोग काम करने वाले, उनको अभी इंटरनेट लगने वाला है, तो आईएसपी से वो इंटरनेट खरीदेगा और वो अपने सब पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क को लगाएगा। सिंस रोशन की प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो रोशन के घर पे 10 मतलब रोशन के ऑर्गेनाइजेशन में 10 लैपटॉप्स है, तो उसने आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लिया, एक राउटर लिया, ठीक है, और राउटर के थ्रू उसने 10 सिस्टम को इंटरनेट दे दिया, ठीक है। तो जो कुछ भी मेरा डेटा बाहर जाने वाला है उसी राउटर के थ्रू जाने वाला है, करेक्ट। हाँ, तो अभी स्विच कभी आता है जब भी जहाँ पे 200-300 एम्प्लॉय काम करते हैं ना, तभी ये छोटा राउटर काम यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि स्पीड भी हाई लगती है। जो लैपटॉप को नेटवर्क आएगा उसके लिए स्पीड हाई लगती है, तो ठीक है। तो इसके लिए ये स्विच मतलब ये मॉडेम लेते हैं, इनकमिंग डेटा पैकेट्स एंड रीडायरेक्ट्स देम टू देयर डेस्टिनेशन ऑन लोकल एरिया नेटवर्क लैन विद इन प्राइवेट नेटवर्क। राउटर भी वही काम करता है, स्विच भी वही काम करता है, खाली राउटर है ना 10-12 लैपटॉप के लिए काम करेगा, स्विच है ना 200-300 लैपटॉप के लिए काम करेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में तो 60-70 हज़ार यूजर्स रहते हैं, ठीक है। और फायरवॉल डिवाइस क्या है? फायरवॉल डिवाइस विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, ठीक है। अभी मैंने राउटर लगाया, स्विच लगाया, लैपटॉप है, रोशन का ऑर्गेनाइजेशन फुल फ्लेज में चालू हो गया, ठीक है। तो अभी इस पे मॉनिटर कौन करेगा, कौन क्या भेज रहा है बाहर, क्या किधर से क्या डेटा आ रहा है, तो ये फायरवॉल का काम है
device which monitors and controls incoming traffic and outgoing network traffic based on predefined security rules. ये प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स मतलब क्या है? रोशन खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड कर सकता है कि मेरे पास एक ही ISSP रहेगा और ये ISSP का लेट्स से IP एड्रेस 10 डॉट समथिंग कुछ तो है, 10.x.x.x। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास 10 सिस्टम्स है, ठीक है, तो 10 सिस्टम के लिए 10 IP एड्रेस है। ये 10 IP एड्रेसेस के लिए मेरे पास से डेटा सिर्फ लेट्स से स्वनिल के पास से ही आ सकता है डेटा मेरे पास, ठीक है। स्वनिल के घर पे जो लैपटॉप है उसके पास से आएगा, अभिषेक के घर पे लैपटॉप है उसके पास से ही डेटा आएगा। तो रोशन कैन कंट्रोल कि मेरे 10 लैपटॉप को सिर्फ ये 10 यूजर्स ही हिट करेंगे और बाकी के 10 जो आउटसाइडर्स है वो हिट ना कर पाए, इसके लिए रोशन फायरवॉल ब्रिज खड़ा कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकता है कि ये IP एड्रेसेस से मेरे सिस्टम में अगर ट्रैफिक आता है तो चलेगा, और मेरे सिस्टम से ये 10 सिस्टम से इसे ये 10-15 IP एड्रेसेस को अगर डेटा चला जाता है तो इट्स ओके। अगर रोशन की टीम के अंदर एक बंदा है और उसको दूसरे को डेटा भेजना है इस 15 के अलावा, तो वो नहीं भेज पाएगा अनलेस एंड अनटिल रोशन का परमिशन। तो ये फायरवॉल का इधर वर्क फुलफिल होता है। तो समझ में आए? तो ये फायरवॉल राउटर स्विच का ऑडिट कैसे करना है। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, ठीक है, ये ऑडिट करने के लिए गया सपोज लेट्स से रोशन के घर पे, तो इसमें मैं चेक करता हूँ पहले कि इन्वेंट्री उसका, वो डिवाइसेस कितने हैं, वो डिवाइसेस का IP एड्रेस क्या है, राउटर स्विच का IP एड्रेस क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है। जूनिपर, पालो अल्टो, ये सब सुने तुम लोगों ने? जूनिपर, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, सिस्को सुना है, सिस्को सुना है, ठीक है। ये सब डिवाइसेस ना बनाने वाली कंपनी है, राउटर स्विच फायरवॉल्स, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये मॉडल, वो मॉडल ऑब्वियसली अभी ये राउटर स्विच ये हार्डवेयर है, करेक्ट। उसको रन करने के लिए OS वर्जन लगेगा, एग्री एप्लीकेशन लगेगा एक, वो खुद से ही नहीं चल पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो OS है, कर्नल रहेगा, ठीक है। तो कौन से OS पे रनेंगे, और प्लेसमेंट विद इन द नेटवर्क, उसका प्लेसमेंट किधर है। मतलब रोशन के पास 10 लैपटॉप है उसके, और 9 लैपटॉप कनेक्टेड है राउटर को, और एक लैपटॉप कुछ भी गान कर रहा है और उसमें भी, और वो भी LAN को कनेक्टेड है। मतलब एक लैपटॉप अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो ये 9 लैपटॉप की सिक्योरिटी कुछ भी मायने नहीं रखती। समझा? ये एक लैपटॉप रोशन का आउट ऑफ द नेटवर्क है, लेकिन वो कनेक्ट है सब लैपटॉप को इंटरनली, ठीक है, जिसमें सिक्योर डेटा है। तो बिकॉज ऑफ दिस वन लैपटॉप ये सब पूरा मतलब कुछ भी ब्रीच हो सकता है, तो ये सब चेक करना पड़ता है इसमें। तो ये डिवाइसेस मतलब ऑल डिवाइसेस, तो ये कैसे पता चलता है? तो इन्वेंट्री से पता चलेगा। रोशन मुझे इन्वेंट्री देगा कि मेरे पास दो राउटर्स हैं और ये 2 राउटर्स को ये 10 PC कनेक्टेड है, ठीक है। इसका ये होस्ट नेम है, इसका ये IP एड्रेसेस है। ये IP एड्रेस मतलब तुम लोगों को पता रहेगा, यूनिक एड्रेस रहता है हर एक सिस्टम का, वो मतलब IP एड्रेस, ठीक है। होस्ट नेम मतलब होस्ट नेम, उसका जो कुछ भी नेम में डिसाइड करता हूँ एज एन इंडिविजुअल। रोशन सोनी ने राउटर के लिए उसका रोशन 1, रोशन 2, ये कुछ भी ये दिया, होस्ट नेम दिया है। वो मॉडल मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, OS वर्जन, वो कौन से इस पे रनिंग है, लिनक्स OS पे रनिंग है या तो किस पे। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या चेक करना पड़ता है पता है क्या? रोशन ने जो मॉडल दिया है वो जुना पुराना मॉडल तो नहीं है ना। अगर जुना पुराना मॉडल रहेगा तो क्या हो सकता है? जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो बहुत इजीली सपोर्ट नहीं मतलब करेंगे और ब्रीचिंग का चांसेस है, उससे अवेलेबिलिटी कम होगी, करेक्ट। हाँ, और एक चैलेंज क्या है पता है क्या तुझे? और एक चैलेंज क्या है पता है क्या? अगर ये मॉडल ना पुराना रहेगा और इसके जो पैचेस वगैरह तुम लोगों को पता रहेगा, पैचेस वगैरह, ये पैचेस अगर निकलते नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं, मतलब जो न्यू अटैकर्स अटैक करते हैं, पेलोड्स वगैरह जनरेट करते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं, मतलब हैकिंग के लिए कोड लिखते हैं, वो इस मॉडल को है ना नोन नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो लोग वो इस मॉडल पे पहले टारगेट करते हैं। अगर ये मॉडल जुना रहेगा, अपग्रेड OS अपग्रेड नहीं रहेगा, तो पहले अटैक इस पे होता है। तो ये सब चेक करना पड़ता है। बाद में प्लेसमेंट,
बोलो मतलब ये बोलो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी ये करते हैं, ठीक है, ऑडिटिंग और सिक्योरिटी का, तो भी ये लॉकडाउन वगैरह के बाद तो बहुत ज्यादा ये इशू हो गया रहेगा ना, क्योंकि सब लोग अपने अपने लैपटॉप लेके घर पे जा रहे हैं। तो अगर करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट। तो तो ध्यान में रखना, मतलब अभी मैं सिर्फ राउटर स्विच और इसके लिए ले रहा हूँ ना, हम्म, जो लैपटॉप्स वगैरह है ना वो मॉनिटर करने के लिए और बहुत सारी डिवाइसेस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तुम लोग वीपीएन यूज करते हो, वीपीएन यूज करते हो, तो बराबर। वीपीएन यूज करने, हाँ वीपीएन यूज करते हो, तो वीपीएन मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए अलग से टीम बैठी है और अलग से यूज किया है, तो उसका अलग ऑडिट रहता है। हम लोग वीपीएन ऑडिट भी करते हैं ऐसे। वीपीएन में हम लोग क्या चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने किसी प्राइवेट नेटवर्क को तो कनेक्ट नहीं किया ना तुम लोगों का लैपटॉप। अगर कनेक्ट करते ना तो फटक से वीपीएन की जो सेटअप एप्लीकेशन है उधर लिंक हो जाता है, उधर लिंक हो जाता है कि ये लैपटॉप रोशन सोनी को दिया था, इसने प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट, पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश की है और इसका ये आईपी एड्रेस है। ओ, हर एक एप्लीकेशन का खुद का मतलब फंक्शनलिटी है। जैसे तुम लोग सिर्फ जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करते हो, तुम लोग जावा यूज करते हो, हर एक का कुछ तो खूबी है। सी शार्प यूज करते हो और हर एक का कुछ तो लिमिटेशन है, करेक्ट। वैसे वैसे यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस का भी वैसे ही है। हर एक जो सॉल्यूशन बना है ना उसका पर्टिकुलरली पर्पस है। ईमेल का पर्पस तुम लोग गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ईमेल का सिर्फ मेल ड्राफ्टिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सेंडिंग टू ये थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, इतना यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हो तुम लोग? कुछ नहीं यूज कर सकते। टीम्स टीम्स का हम लोग कर रहे हैं, टीम्स में क्या कर सकते? मेल मेल सेंड कर सकते हैं टीम्स से? नहीं, नहीं, चैट उसका कर पर्पस ही है सिर्फ चैट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सेशंस ले सकते हैं। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का जो एप्लीकेशन मैंने दिखाया ये पेटीएम वगैरह, उसके अलावा कुछ कर सकते हैं। तो हर एक का मतलब पर्पस है एप्लीकेशन का, तो वैसे हर एक डिवाइसेस का भी पर्पस है और हर एक का अलग टीम बैठी है और हर एक का अलग ऑडिट होता है। इसके लिए मैंने ये बताया था, ठीक है। देन तो ये चेक करूंगा, ठीक है। जब भी बड़ी बड़ी तो ये मुझे इन्वेंट्री तो मिल गई, तो इन्वेंट्री में मुझे ये चेक करना रहता है, ठीक है। ये बहुत है ना जेनरिक इन्फॉर्मेशन रहती है जब भी ऑडिट करने के लिए जाता हूँ। ऑब्वियस ना उनके पास इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, रोशन ने ही लगवाया है राउटर्स लैपटॉप्स वगैरह, तो रोशन के पास तो ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी ना तो उधर ही मेरा क्वेश्चन मार्क आता है और उधर ही मैं नॉन कंप्लायंस मार्क कर देता हूँ रोशन की कंपनी। समझ में? हाँ, यस। देन सेकंड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट पॉलिसी प्रोसीजर है ना, ये क्यों इतने मायने रखते हैं ना मैं बताता हूँ, ठीक है। पॉलिसी प्रोसेस प्रोसीजर सुना तो रहेगा तुम लोगों ने ये टर्म्स, सुना है। पॉलिसी प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है। जब भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे मतलब पूरी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करती है, करेक्ट, बहुत स्ट्रक्चर में से, तो ये पॉलिसी रोशन की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की पॉलिसी क्या बोलेगी कि वर्किंग आवर्स शुड बी 8 आवर्स। पॉलिसी में इतना ही लिखा है कि लोगों ने 8 घंटा काम करना चाहिए। वो 8 घंटा कब आने चाहिए कब जाने चाहिए उसके लिए प्रोसेस उन लोगों ने डिफाइन की है, ठीक है। और प्रोसीजर वो 8 घंटे में आके क्या काम करेंगे वो डिफाइन होना चाहिए प्रोसीजर। अच्छा, ठीक है, हाँ। मतलब हर एक राउटर फायरवॉल स्विच, तो हर एक चीज के लिए पॉलिसी पॉलिसी रहती है, ठीक है, प्रोसेस रहती है और प्रोसीजर्स रहती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ना उसमें हम लोग बोलते हैं कि पॉलिसी प्रोसेस, यानी ये मैं लेमन टर्म में डॉक्यूमेंट्स बोला यहाँ पे, ठीक है। तो ये और एक जनरल मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने ये वर्किंग, ये पॉलिसी क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी रूल्स एंड स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। उसमें सिर्फ इतना ही बोलते कि नेटवर्क जो डिवाइसेस है ना शुड बी सिक्योर, ठीक है, शुड बी सिक्योर। और वो प्रोसेस में लिखा रहता है व्हाट हु, और ये कौन करेगा, क्यों करेगा और किसके लिए करेगा, और प्रोसीजर में लिखा रहता है कैसे करेगा। ये सब डिफाइन नहीं रहेगा ना, ये सब डिफाइन नहीं रहेगा ना तो ऑडिटर का काम है कि ये सब डिफाइन नहीं है वो बताने का, और ये नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट है। अगर ये रिपोर्ट ये अगर डिफाइन नहीं है तो स्ट्रक्चर से तुम लोग काम नहीं करेंगे और नॉट। रोशन बोर हो रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, बोर नहीं हो रहा।
बता ना, बट ये अपना टाइम तो हो गया 1 घंटा, अगर कंटिन्यू करना है तो बाद में भी कर सकते हैं या फिर बात आगे में। तो बहुत करना है। ये हाँ क्यों। आर्किटेक्चर है, आगे आर्किटेक्चर है। देख आर्किटेक्चर में देखता हूँ, बाद में कॉन्फ़िगरेशंस देखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखता हूँ वो सब यहाँ पे मेंशन है। तो हाँ, हालांकि तुम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन तुम लोगों को ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूजर एक्सेस रिव्यू, ये इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तुम ओके। लोगों ने किसको राइट्स दिए, क्यों राइट्स दिए, पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। पोर्ट्स कौन से ओपन है, तुम लोग जो कुछ भी बना रहे हो ना डेटा, उसका लॉग मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब तुम लोग डेटा बना रहे हो लेकिन सर्वर क्रैश हो गया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रोशन है क्या? रोशन कोड जनरेट कर रहा है कुछ तो, और सर्वर क्रैश हो गया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कंपनी ने डिसाइड करना चाहिए कि उसके लॉग, जो कुछ भी मेरे एम्प्लॉय काम करे उसका लॉग्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉग्स होता है कि नहीं, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, चेंज मैनेजमेंट। क्या करूँ, स्टॉप करूँ या कंटिन्यू करूँ? हाँ नहीं, अपन क्या करते, ये नेक्स्ट सैटरडे को ये कंटिन्यू करते, ठीक है। ठीक, और चल। मैं अभी है ना एक एग्जांपल आई देता होप हूँ। सो, मतलब ना, आई होप सो कि बाकी के लोगों को भी, सुनील है, केतन है, थोड़ा बहुत तो मतलब लाइक कि पर्पस क्या है आईटी ऑडिट का, समझ में आता रहेगा। हाँ समझ समझ में तो आ रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं एक है ना एग्जांपल देता हूँ भारी, उससे मालूम पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अभी थ्री थ्री 4 इयर्स बैक ना मेरे को एक है ना फाइनेंस कंपनी का एक प्रोजेक्ट मिल रहा था, ठीक है। भांडुप बेस्ड कंपनी है वो, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब वो अगर मिलता ना तो ऐसा कंसीडर करना कि 70-80 lakhs का था प्रोजेक्ट। तो उनका मतलब उनका ना बहुत सारा बट ये कंडीशंस थे, उसमें से उन्होंने मेरे पास से ना कुछ तो 38 पेजेस का एनडीए साइन करवाया था, ठीक है। और वो भी एनडीए साइन मतलब हर एक पेपर पे साइन करना था, तो वो सब हम लोगों ने किया, उनके साथ मीटिंग वगैरह किया। बट फंस किधर गए मालूम है क्या? उनके ना ये सब ऑडिट से रिलेटेड ही फंस गए। उनका कैसे होता है, वो जो फाइनेंस कंपनी है ना उनका डेटा बहुत ये रहता है, वैल्यूएबल रहता है, कि मतलब बहुत वो वैल्यूएबल। किसी को भी नहीं देते। तो अगर उन लोग हमको जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, ठीक है, तो इसके लिए वो ऐसी कंपनी को अगर हमको भी दे रहे हैं ना, तो ये भी चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे वो सब ऑडिट्स वगैरह प्रॉपर होते हैं क्या, ताकि अगर अच्छा उनका डेटा जब भी वो हमको हैंडल करने के लिए दे, ठीक है, तो वो इधर उधर किधर ना चले जाए, हम कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो अपन लोगों ने ना बहुत बार सुना होगा कि ये 6 सिग्मा सर्टिफाइड आईटी कंपनी है, ठीक है, तो वो भी एक करेक्ट। ऑडिटिंग का है। तो हाँ, फिर वो जब भी भी एक फ्रेमवर्क है ऑडिट। हाँ, तो उनको हमको अगर उन लोग जब भी काम दे रहे थे ना, तो उनको 3 अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स चाहिए थे। उसमें से एक ये था 6 सिग्मा का, बाकी दो के मेरे को नाम नहीं याद आ रहे, ठीक है। तो उन्होंने जो हमारा ये हुआ ना रिजेक्शन, हमारी कंपनी जो रिजेक्ट हुई ना त्रिपिन, उसके पीछे ये रीजन था, क्योंकि हमने उनको डेमो वगैरह सब बना के दिखाया, उनको पसंद भी आया कि हाँ ऐसे काम करेंगे। बट ये सिंस हमारा ये सब सर्टिफिकेशन थे नहीं ना, इसके लिए फिर वो हमको प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो वो बहुत बड़ा इसके प्रोजेक्ट था। पीछे और एक रीजन क्या है पता है क्या? हम्म। और एक रीजन क्या पता है? सी, अभी वो कंपनी कौन से बेसिस पे तुम लोगों पे ट्रस्ट करेगी? हाँ। वो ट्रस्ट इसी बेसिस पे कर रहे थे क्योंकि तुम लोग उनके लिए न्यू थे, और उसी बेसिस पे ट्रस्ट कर सकती थी कि इन लोगों ने कुछ तो सर्टिफिकेशंस किए हैं, आईएसओ ऑडिट किया है, जो कुछ भी तो सिक्स सिग्मा किया है, तो ऑब्वियसली इन लोगों ने ये सर्टिफिकेशन बॉडी से करवाया रहेगा। और सर्टिफिकेशन बॉडी जब भी सर्टिफिकेट तुम लोगों को देती है ना, तो तुम लोग अगर कुछ बीच में घान करते हो ना, तुम लोग प्रॉपरली काम नहीं करते हो ना, और तुम लोग ने जो एग्री किया है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं करते ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सर्टिफिकेशन बॉडी रहती है, ये ध्यान में रखना। जैसे तुम लोगों को चार्ज करती है ना, मतलब तुम लोगों को सर्टिफिकेट देते वक्त है ना, जो कुछ भी गाइडलाइंस वो लोग मतलब सिक्स सिग्मा के खुद के कुछ गाइडलाइंस है, जैसे पीसीआई डीएसएस के है खुद के गाइडलाइंस, ठीक है। उस गाइडलाइंस में अगर एक भी पॉइंट आता है कि रोशन सोनू को ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए और रोशन सोनी के पास ये अवेलेबल होना चाहिए, मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर बाद में तुझे जिसने प्रोजेक्ट दिया है उसको पता चला कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में तो दो ही और बंदे लोग काम कर रहे हैं, तो फिर इसको सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन कैसे मिला? तो इस सिक्स सिग्मा को भी तो ब्लेम कर सकता है। तो ओके कौन ओके। से बेसिस पे तुम लोगों ने सर्टिफिकेशन दिया? तो फिर
आगे जाके फिर रोशन सोनी ने 2 के बदले 10 का सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाया, 10 एम्प्लॉय का तो कोटेशन नहीं दिखाया ना उस सिक्स सिग्मा को, तो फिर सिक्स सिग्मा ने क्या वेरीफाई किया, ये क्वेश्चन मार्क आता है। सिक्स सिग्मा ने देखे क्या वो 6-10 बंदे, वो 10 बंदे के नाम देखे क्या, उसका डिटेल्स देखा क्या, डेटा देखा क्या, ये सब क्वेश्चन सर। तो ये सब इतना इन डिटेल ऐसे ये एग्जांपल दिया मैंने जैसे ये ऐसे ऐसे बेसिस पे ऑडिट करते हैं। अभी जो जितने मैंने सॉल्यूशंस बताए ना तुम लोगों को, ईमेल बताया है, ठीक है, फायरवॉल राउटर स्विच बताया है, ठीक है, इसके अलावा है ना हजारों सॉल्यूशंस है जिसका अपना खुद का काम है, ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, आईटी इंडस्ट्रीज में। तुम लोग मोबाइल लेके ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, मोबाइल लेके ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो मोबाइल के थ्रू भी ब्रीच होता है, ठीक है, मोबाइल के थ्रू भी ब्रीच हो सकता है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल्स है? आईपीएस आईडीएस सुना रहेगा, सुना है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये सब ना प्रिवेंट ये क्या है, ये ऑडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिवेंट कुछ ना कुछ तो मतलब प्रिवेंट हो सके इन फ्यूचर, जो कुछ भी रिपोर्ट आएगा, हाँ, उस रिपोर्ट को मतलब मैनेजमेंट देखेगा और वो खुद में कुछ तो अच्छा ही इम्प्लीमेंट करे ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए तो ऑडिट करते हैं ऐसे। ये सब चीजें उन लोगों को मतलब एज एन ऑडिटर ये बतानी रहती है, और ये सब इम्प्लीमेंट करवा के भी लेनी पड़ती है, और इसके लिए तो ऑडिटर को पैसे मिलते हैं ऐसा। यस, गॉट इट। इसके अलावा और कुछ पूछना है क्या, मतलब लाइक इन लोगों को कुछ भी मतलब कंफ्यूजन रहेगा ऑडिट के रिगार्डिंग, नहीं तो ये कैसे होता है वो कैसे होता है, जो कुछ मैंने तो अभी जो बताया ऊपर में मैंने, कोई भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तो बता देना, मतलब मैं और नहीं, स्मूथली समझा एकदम, स्टेप बाय स्टेप। किसी को और कुछ? केतन, यश, बिलाल? नहीं कुछ नहीं। ये आरबीआई की ऑडिट कैसे होती है? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? देख, हाँ, ये सही क्वेश्चन है, आरबीआई का ऑडिट कैसे होता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली डेफिनेटली तुम लोगों को मतलब ना समझ में नहीं आता रहेगा ये आरबीआई ऑडिट आके क्या करेगी, कैसे करेगा, ठीक है। हाँ, आने वाली है बात बता, किसके पास आने वाली? अभी मेरे पास 1 महीने बाद। अच्छा, लेकिन उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप क्या है आरबीआई का वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, कोडिंग का पूरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर। करेक्ट। आरबीआई क्या करती है पता है क्या, मतलब देख उसमें भी ट्रांजैक्शन में भी है ना, कौन से ट्रांजैक्शन, पॉस्ट ट्रांजैक्शन, ये वो बहुत इन डेप्थ जाता है बाद में, कार्ड ट्रांजैक्शन और एनपीसी है ना, हाँ, नेशनल पेमेंट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है। तो वो क्या रहता है पता है क्या, वो ऑडिट में एक बात बताता हूँ, मतलब है ना, मतलब आरबीआई क्या करती है मालूम है, आरबीआई सबसे डेटा लेती है, सब बैंक से डेटा लेती है। अच्छा। मतलब है ना, वो क्या डेटा लेती है पता है क्या, लेट्स से एबीसी बैंक में Q1 में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, उस ट्रांजैक्शन में से कार पेमेंट्स कितने हुए हैं, कितने करोड़ के हुए हैं, उसमें से लाइव मतलब करेंसी क्या बोलते हैं, बैंक में जाके लोगों ने कितना निकाला है, अच्छा, मोबाइल से कितने ट्रांजैक्शंस हुए, ये सब डेटा है ना आरबीआई को देना पड़ता है, हर एक बैंक को, ठीक है, हर एक बैंक को देना पड़ता है, खुद देना पड़ता है, ये खुद देना पड़ता है, हर एक क्वार्टर में देना पड़ता है, ठीक है। और एट द एंड में ना, अगर आरबीआई को लगता है कि किधर तो कुछ तो घपला है, तो आरबीआई ना देखते यार ये Q2 में इन लोगों के इतने ट्रांजैक्शन होते थे लास्ट ईयर, और ये क्वार्टर में इतने कम है, ज्यादा है या कुछ तो मिसिंग है ना, तो वो खुद आके है ना चेक करती है वो ट्रांजैक्शन कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, क्यों ट्रांजैक्शन हुए, इतने कम क्यों आए, और सब इन डिटेल देना पड़ता है उनको ट्रांजैक्शंस में, सब इन डिटेल में वो, हाँ, और क्वार्टरली तो देना ही पड़ता है, क्वार्टरली तो देना ही पड़ता है, प्लस उनको बाय एनुअली भी देना पड़ता है और एनुअली भी देना पड़ता है। उसके हिसाब से भी आरबीआई सोचती है कि मेरे पास जो डेटा आ रहा है, क्वार्टरली भी आ रहा है, बाय एनुअली भी आ रहा है और एनुअली भी आ रहा है, ठीक है, तो ये वो लोग उधर भी मैच कर सकते हैं सब डेटा,
ओके क्योंकि देख एक क्वार्टर में तो तू गोल कर सकता है, लेकिन बाई एनुअली में कर सकता है क्या ट्रांजेक्शन का गोल? एनुअली में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता कभी भी। तो किधर ना किधर तो गैप मिल जाता है ऑडिटर को और वो ऑडिट करता है। ऐसा रहता है। जब भी आरबीआई तुम लोगों के यहाँ पे ऑडिट करने आएगी ना एनपीसीआई में, वो क्या करेगी? वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड करेगी, और ट्रांजैक्शन कौन से मीडियम थ्रू हो रहा है, सर्वर, वो टेक्नोलॉजी ऑडिट भी करेगी, नहीं पता नहीं। ट्रांजैक्शन की ऑडिट भी कर सकती है और टेक्नोलॉजी ऑडिट भी कर सकती है। ठीक है। अभी आधार कार्ड का भी ऑडिट रहता है। आधार कार्ड, जो आधार कार्ड का आप लोगों के पास से डेटा रहती है बैंक, ठीक है, वो सर्वर पे स्टोर करते हैं आधार कार्ड। एज एन इंडिविजुअल ना हम लोगों को जाके क्या चेक करना पड़ता है पता है क्या? वो सर्वर पे जो आधार कार्ड स्टोर किया है ना, नहीं तो बैंक का अकाउंट नंबर स्टोर किया है ना, वो डायरेक्टली विजिबल फॉर्म में तो नहीं स्टोर किया है। नहीं तो क्या होगा, रोशन को तो पता चल जाएगा कि यार रोशन अगर सर्वर टीम का मेंबर है तो उसको तो पता चल जाएगा ये सर्वर पे ये फाइल पे ये टेबल में ये यूजर का ये अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी उधर भी स्टोर होते वक्त भी XXX फॉर्मेट में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करने का काम ऑडिटर करता है। आरबीआई आके ये चेक करेगा तुम लोगों को। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। ओके समझ में आया रोशन? मेरे को क्लियर है। अपन एक इसको एक आगे है ना और सेशन रखेंगे मे बी नेक्स्ट वीकेंड या फिर उसके नेक्स्ट, बट मैं अभी